बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम अहबाब। लाइफ प्लस के प्रोग्राम नासिर अली की बैठक में मैं आपका मेज़बान नासिर अली नासिर हाजिर खिदमत हूँ। अहबाब, नज़्म को बहुत मंजे हुए शायरों के साथ, अदीबों के साथ मंसूब किया जाता है, और आज हमारे साथ मौजूद हैं नौजवान नस्ल के नुमाइंदा शायर, नज़्म गो शायर। आप जानते होंगे, आपकी मुलाकात होगी, लेकिन आज उनका एक अलग रूप, एक अलग अंदाज़ हम आपके साथ शेयर करेंगे। आइए मिलते हैं मोहतरम जनाब शुएब कियानी से। अस्सलाम वालेकुम कियानी साहब। वालेकुम सलाम नासिर भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो आपने मुझे दावत दी अपने प्रोग्राम में, और आपका प्रोग्राम मैं वैसे बाकायदगी से सुनता हूँ और बहुत कुछ सीखने को मिलता है। बहुत अच्छे अच्छे शुरा ने को आपने अभी तक मद्दू किया है जी। और मेरी खुशकिस्मती है कि आपने उस फहरिस्त में जो है वो मुझे भी जगह दी। बहुत शुक्रिया आपका, आपकी आमद का बहुत शुक्रिया। अच्छा कियानी साहब, आपने फहरिस्त की बात की सीनियर्स के साथ। अच्छा, कुछ सीनियर शायर, बड़ा शायर या छोटा शायर होता है? देखिए, मेरे ख्याल में तो इसमें दो चीज़ें आपके सवाल में से आती हैं। एक तो सीनियरिटी है, उसको हम देखेंगे किसी शायर की रियाजत कितनी है, उसका काम कितना है और उसका तजुर्बा कितना है, इस लिहाज से। लेकिन ये जो छोटे बड़े शायर की बहस है, ये मैं समझता हूँ कि एक शायर जो है उसमें कुछ नेचुरली जो चीज़ें होती हैं मौजूद भी होती हैं, और हो सकता है वो बहुत कम अरसे में बहुत ज़्यादा वो जो है अपना नाम बना ले, अपनी जगह बना ले। लेकिन मेरे ख्याल में कहीं मैंने किसी की बात सुनी थी कि बड़ा या छोटा शायर नहीं होता, बल्कि अपना अपना शायर होता है। अच्छा। हाँ, कोई शायर मुझे पसंद है तो मेरे लिए वो बड़ा शायर है, कोई शायर आपको पसंद है तो वो आपके लिए बड़ा शायर है। और ये ज़रूरी नहीं कि आपका शायर जो है वो मेरा भी शायर हो, बस जिसने जिसकी तर्जुमानी कर दी वो उसके लिए बड़ा शायर है। क्या कहना है, बहुत खूबसूरत बात आपने की। कियानी साहब, 2018 से आपने मेरे ख्याल से अदबी हलकों को ज्वाइन किया। जी जी। उससे पहले क्या करते थे? उससे पहले कुछ तो मेरा तालिब इल्मी का दौर गुज़रा। अच्छा। फिर उसके बाद कुछ जॉब के मसाइल उसमें लग गए, तो ऑनलाइन बहुत से लोगों से बातचीत होती थी। ऑनलाइन में अपनी शायरी भी पोस्ट करता था, लेकिन बाकायदा लोगों से अदबी हलकों में शिरकत और मुशायरों वगैरह में आने का जो सिलसिला है वो 2018 से शुरू। क्या कहना, और अब तक जारी है। जी। बहुत अच्छी बात। नज़्म, आपकी नज़्म जो है वो बैनुल अक़वामी शोहरत पकड़ गई। मोहब्बत है आपकी और दोस्तों की। जी जी। आपके जो हम असर नौजवान शायर हैं जो नज़्म कह रहे हैं, जी जी। वो डॉक्टर वहीद अहमद साहब के साथ आप उन्हें मंसूब करेंगे कि उनके परिस्तार हैं, या उनके साथ उनकी लगाव है, या मजीद अमजद साहब को अभी तक उन्होंने उनके इशार से निकल नहीं सके? देखें, इसमें हर शायर का एक अपना अंदाज है, अपनी एक फ़िक्र है, और आप जो है इस अहद में वहीद अहमद का जो आप कह लें असर है, या उनका जो एक उनकी शायरी जो उसकी तासीर है, उससे अब मैं अपनी ज़ाती तौर पे आपको मिसाल दूं कि मैं नज़्म लिखते हुए कुछ शुरा ऐसे होते हैं जिनसे मैं मुतासिर हूँ, तो मैं बाकायदा जो है ना इस बात का कोशिश करता हूँ, एफ़र्ट करता हूँ कि वो कहीं उनका जो है ना वो शायरी ऐसा ना लगे कि उनका रंग मैंने जो है वो कर लिया है। उनमें वहीद साहब भी हैं कि आप उनकी शायरी से मुतासिर हो जाते हैं बहुत जल्दी, और फिर आपको अपना आप अलग करना मुश्किल हो जाता है। वाह, हाँ जी, बहुत अच्छी बात। अच्छा, ये आपने शायरी का रंग, नज़्म में आपको क्या ऐसा महसूस होता है कि किसी का
टेक्निक महसूस होती है, किसी का रंग, या आप जैसे शेर में हम कहते हैं 2 मिसरों में बात हो जाती है, तो उसमें तो पता चलता है कि ये असलूब इसका है, फलां का है, फलां। तो क्या नज़्म में भी ऐसा कोई आप देखते हैं कि टेक्निक आपकी उनके साथ मिल गई, या क्या कोई? बिल्कुल, इसमें बाकायदा जिस तरह आपका शेर में आता है इसी तरह नज़्म में भी आता है। कई दफ़ा पूरी पूरी लाइन आ जाती है, कई दफ़ा नज़्म लिखने के बाद आपको याद आता है कि वो नहीं, ये तो फ़लाँ जो सत्र है, ये मिसरा जो है, ये तो फ़लाँ नहीं, उससे मिसरे टकरा जाना वो तो एक अलग जी, बहस है, वो तो हो जाती है। जी जी। मैं टेक्निक की बात कर रहा हूँ। देखें, टेक्निक का जहाँ तक सवाल है ना, वो हर शख्स का एक अपना असलूब है। अगर वो ख़ुद से कोई चीज़ तख्लीक कर रहा है, जैसे आपकी गुफ्तगू है, आप अलग तरह से गुफ्तगू करेंगे, मैं अलग तरह से करूँगा, और हमारा ज़ुबान, बयान, अंदाज़ बिल्कुल मुख्तलिफ होगा, क्योंकि हम जहाँ पे पैदा हुए, जहाँ हमने ग्रो अप किया, जहाँ हमारा माहौल था, हम एक माहौल में तो नहीं पले बड़े होते ना, मतलब 2 भाई भी एक माहौल में नहीं पले बड़े होते, तो उसका असलूब हो ही नहीं सकता कि अगर वो खुद कर रहा है तो वो जो है वो उसका अलग ना हो। लेकिन इसमें एक चीज़ बहुत अहम होती है, मुतालिया। हम जिसको पढ़ते हैं उससे अक्सर ये होता है कि हमारी जो ज़ुबान है, हमारा जो लहजा है, वो हम उससे अडॉप्ट कर लेते हैं, या हम किसी के शागिर्द हैं या किसी के साथ बहुत ज़्यादा उठते बैठते हैं तो उसका लहजा हमारे अंदर दर आता है, ये मामला होता है। फिर वो बात तो वो होगी कि एक दफ़ा आपके अंदर उसका लहजा आ गया, आपने उसे पढ़ लिया, फिर उसके बाद उसे भुलाना मुश्किल हो जाता है। ये आपकी बहुत अहम बात है। लर्न करना जो है ना वो बहुत आसान है, अनलर्न करना बहुत मुश्किल है। जैसे मैं अक्सर बात करता हूँ कि ज़ुबान जो है, ज़ुबान इर्तिका का जो है शिकार होती है और इर्तिका करती है। जैसे आप कह लें कि उर्दू ज़ुबान जो है ये किसी 4-5 लोगों ने मिल बैठ के नहीं ईजाद की कि आज से हम उर्दू जो है इसको ज़ुबान बनाएंगे। ये नेचुरली खुद ब खुद ऑर्गेनिक तरीके से जो है वो हुई, ऑर्गेनिक तरीके से ही आगे बढ़ रही है, और हम इसको रोक नहीं सकते। इसी जैसे किसी ने पैदा नहीं की, इसी तरह कोई लोग मिल के ये नहीं कह सकते कि ये उर्दू ज़ुबान यहाँ तक जाएगी, यहाँ से लेफ़्ट होगी, इसमें ये अल्फाज होंगे और ये नहीं होंगे। ये बोलने वाले ख़ुद उसमें से चीज़ें जो हैं वो कर देते हैं। तो उसमें जो है हम बात क्या कर रहे थे मैं? जी, हम बात कर रहे थे कि एक शायर को पढ़ना, फिर उसकी शायरी को बुलाना, अनलर्न करना। जी। अब हम जब क्लासिकल्स को पढ़ते हैं तो होता ये है कि हम जब शुरू में क्लासिकल्स को पढ़ना शुरू करते हैं तो एकदम हमारा लहजा जो है वो क्लासिकल तरकीबात, अल्फाज और उसी तरह के मज़ामीन आना शुरू हो जाते हैं। अगर आप इस ऐद में शायरी करेंगे तो आपको फिर उसको पढ़ने के बाद, उससे बहुत कुछ सीखने के बाद, उसको फिर उसका असलूब या जो चीज़ें इरेलीवेंट हो चुकी उनको अनलर्न करना पड़ेगा। फिर आप आज के अहद में आएंगे, उनसे आर्ट लेंगे, उनसे फ़न लेंगे, उनसे तकनीक जो है वो लेंगे, लेकिन आप शायरी इस अहद की करेंगे तो फिर आपको बहुत सी चीज़ें अनलर्न करनी पड़ेंगी, और अनलर्न करना लर्न करने से ज़्यादा मुश्किल है। वाह, आपके कहने का मकसद ये हुआ कि आप रवायत से सीख के जी आप जदीद शेर कह सकते हैं या जदीद नज़्म कह सकते हैं। बिल्कुल। तो जदीद नज़्म का जिक्र हुआ तो आप कैसे देखते हैं इसे? देखें, जदीद नज़्म जो है हर दौर में जदीद ही होती है। अच्छा। हाँ, अगर वो उस अहद के साथ जुड़ी हुई हो। अगर आपकी नज़्म अगर आप मुस्तफ़ा ज़ैदी की नज़्म पढ़ेंगे तो आपको एकदम से जहन में आएगा ये फ़लाँ दौर का शायर। आज से 50, 60, 70 साल बाद अगर आप पढ़ेंगे, आप नून मीम राशिद को पढ़ेंगे, आप मीरा जी को पढ़ेंगे, आपको एक उनके असलूब से, उनके मज़ामीन से, उनके मसाइल से समझ आएगी, हाँ ये ख़त के दौर का आदमी है, ये टेलीफोन के दौर का आदमी है, ये वही वीडियो कॉल के दौर का आदमी है, इसके दौर में ये मसाइल फ़लाँ जगह थे, मतलब जैसे दिल्ली पे यलगार थी या ईस्ट इंडिया कंपनी का दौर था, तो वो उसके दौर के मसाइल जब उसके अंदर होते हैं तो हम बता सकते हैं कि ये फ़लाँ अहद का जो है शायर है। तो
اس میں یہ معاملہ ہوتا ہے. واہ واہ. شعیب کیانی صاحب، میں چاہوں گا کہ آپ ایک نظم عطا کریں، ہمارے ناظرین بھی سننا چاہیں گے. ایک نظم آپ. ایک نظم میں آپ کو سنا دیتا ہوں جو بہت کم سنائی ہے. نظم ہے بنائی. بنائی. میں نے اپنا ذہن ادھیڑا، ہاں. ایک خیال کا لمبا سوتر سیدھا کر کے، واہ کوسے قضا کے رنگ لگائے اور لپیٹا، واہ. اس کے جسم کا ناپ لیا، امیدوں کی اینک پہنی، ایک سنہرے جذبے کی باریک سلائیاں پکڑی، نظم بنی. واہ. پھر اس نظم کے حصے جوڑے، آہا. گانٹھوں سے نکلے مایوسی کے دھاگوں کو کاٹا، میٹھے احساسات کے پانی سے دھویا، واہ شعروں کے باغیچے گھوم کے تازہ لفظ چنے، واہ 7 سروں کی چاندی کے اوراق لیے، واہ. اور زمستاں میں ایک سندر لڑکی کو نرم ملائم نظم کا تحفہ پیش کیا. واہ. اس نے تحفہ کھولا، میں نے پہنایا، پہنانے کے بعد مجھے محسوس ہوا اس سیارے پر وہ واحد لڑکی ہے جس پر نظم بہت جچتی ہے، جس پر نظم بہت جچتی ہے. کیا کہنے، کیا کہنے. بہت خوب، بہت عمدہ. بہت شکریہ. آپ نے نظم. اچھا، یہ آج کا شاعر بھی ابھی تک وہ لڑکی، گلاب، پھول، آنکھیں، اس سے باہر نہیں آ رہا. یہ کیا وجہ ہے؟ نہیں، میرا خیال ہے آنا بھی نہیں چاہیے. اچھا. واہ. ہاں، کیونکہ جو ایک رومان ہے، یہ شاعری کی بنیاد ہے، شاعری کا حسن ہے. لیکن جو میرا اعتراض ہے وہ یہ ہے کہ آپ ایک ہی موضوع اور ایک ہی قسم کے مضامین کا شکار کیوں ہو جاتے ہیں؟ آپ کے پاس ارد گرد کا ماحول بھی تو ہے. ہاں. یہ میں اپنے محبوب سے بچھڑا ہوں، ٹھیک ہے، یہ میرا مسئلہ ہے. ٹھیک ہو گیا. لیکن میرے بھائی نے روٹی نہیں کھائی، ٹھیک ہے. میرا جو ہے پڑوسی وہ بم دھماکے میں مر گیا. میرے محلے میں کسی نے جو ہے وہ تیزاب پھینک دیا کسی خاتون پہ. تو میں اس کی ترجمانی کون کرے گا؟ ہاں. آرٹ میرے احساسات کی ترجمانی تو ہے ہی ہے. واہ. اور لیکن جو سماج ہے اس میں جو ارتقاء ہے یا اس میں جو تبدیلی ہے، اس میں بھی اس کا ایک کردار ہے، اس سے غافل نہیں ہونا چاہیے. ہاں، یہ تو وہی بات ہوگی کہ ایک شاعر جو ہے وہ معاشرے کا اصل چہرہ جو ہے وہ سامنے لاتا ہے. بالکل. اور میرے خیال سے جدید اور نئے دور میں اس جو عہد ہے جس میں ہم زندہ ہیں ابھی، اس عہد کے جو شاعر ہیں وہ اس حد تک کامیاب ہوئے ہیں جی، کہ وہ معاشرے کا اصل چہرہ سامنے لا سکیں. اصل چہرہ بھی سامنے لا سکیں. اور جو آرٹ ہے، کوئی بھی آرٹ، وہ بنیادی طور پہ سماج کو تبدیل کرنے میں کہہ لیں کہ بنیادی کردار نہ صحیح، لیکن آرٹ ہمیشہ نیچر کے پروسیس کو نا تیز کرتا ہے. اچھا. واہ. مثال میں نے کہیں پڑھی تھی کہ جیسے آپ یہ قلم لگاتے ہیں نا پیوند پودے کی، تو بیسیکلی وہ آرٹ ہے. اچھا. واہ. ہاں، ایک نیچرل اس کی گروتھ تھی ٹہنی کی، وہ پتہ نہیں کب تک ہوتی. آرٹسٹ نے کیا کیا، اس کو اس میں نئے پودے میں لگا دیا اور اگلے 1-2 موسموں میں اس پہ پھل لگ گیا. تو آرٹ نے کیا کیا، اس کا پروسیس تیز کر دیا. اسی طرح سماج میں جو آرٹ کا وہ پروسیس ہے، اس میں یہ ہوتا ہے کہ جو قومیں واقعی اپنی ترقی کے ساتھ سنجیدہ ہوتی ہیں، جو سماج واقعی ترقی کرنا چاہتے ہیں، وہ اپنی انڈسٹری یا دیگر جو ذرائع پیداوار ہیں ان میں ترقی کے ساتھ ساتھ آرٹ کو استعمال کرتے ہیں باقاعدہ. لوگوں میں شعور، آگہی، وہ جو کچھ جس طرف سماج جا رہا ہے اس طرف، تاکہ لوگوں کا ذہن تیزی سے جائے. وہ فلم ہے، شاعری ہے، افسانہ ہے، ناول ہے، ان ساری اصناف میں، یا پینٹنگ ہے، وہ زمانے کی جو ارتقاء یا ترقی کا پروسیس ہے اس کو فاسٹ کرنے کا ایک میڈیم ہوتا ہے آرٹ. ہاں جی. واہ واہ، اچھی بات.
डॉक्टर वहीद अहमद साहब, अभी आपने रोमांस की बात की, जी उनका तो तारीखी जुमला है। हाँ, मैंने सुना था उनका। हाँ जी। जी आप क्या कहते हैं उस बारे? वो तो कहते हैं कि जिनको मुयस्सर नहीं है वो तो लिखते हैं, ये जिनको मुयस्सर होता है वो नहीं लिखते। हाँ, नहीं, उनकी बात अपनी जगह बिल्कुल दुरुस्त है। जितने वो रोमांटिक हैं और जिस तरह वो कह सकते हैं ये बात, लेकिन मेरा पॉइंट ऑफ व्यू थोड़ा सा ये है कि शायरी मेरी एहसासात की तर्जुमान है ना। तो मैं किसी खूबसूरत जगह पे गया, वहाँ जो कुछ मैंने देखा, जिस चीज़ से मैं महजूज हुआ, तो मैं उसको लिखूँगा। और अगर मेरा कोई रोमांस है किसी के साथ, कोई इस तरह के मामलात हैं, तो वो भी मैं लिखूँगा, ताकि एक जो वो मैं क्या सोचता हूँ, मैं मोहब्बत को या इस ताल्लुक़ को कैसे देखता हूँ, ये भी तो लोगों को पता चलना चाहिए ना। बिल्कुल। क्योंकि पीछे एक पूरी हमारी क्लासिकल में एक रिवायत है, जैसे महबूब को जो है वो बेवफा कहना, उसको कोसना, एक पूरा एक उसमें है। तो फिर जैसे अभी साहिर लुधियानवी ने आके कॉन्सेप्ट दिया था कि वो अफसाना जिसे अंजाम तक लाना ना हो मुमकिन, उसे एक खूबसूरत मोड़ देकर छोड़ना अच्छा है। तो वो क्या था कि वो एक नई बात है ना, कि आप, वो शायर ये नहीं कह रहा कि तुम बेवफा हो या बुरे हो, वो कह रहा है ठीक है, यहाँ से आगे नहीं जा सकते तो हम। तो इस तरह पता चलता है कि साहिर इसको किस तरह देखता है, फराज किस तरह देखते हैं, या गुलजार किस तरह देखते हैं, या अख्तर उस्मान किस तरह देखते हैं, वहीद साहब किस तरह देखते हैं, शोएब कियानी कैसे देखता है, या नासिर अली नासिर कैसे देखता है, ये वो लिखेंगे तो पता चलेगा। क्या कहने। अच्छा, आपने तो बिल्कुल डॉक्टर वहीद अहमद साहब की बात को बिल्कुल ऐसे घुमा दिया। नहीं, डॉक्टर साहब बड़े खूबसूरत और हालांकि डॉक्टर साहब का कहना ये है, उन्होंने स्ट्रिक्टली, आपने सुना होगा प्रोग्राम, उन्होंने कहा बिल्कुल ख़त्म है बात, मेरी एंड है कि मैं जहाँ तक जिसको जितना मुयस्सर है वो ठीक है, जिसको नहीं है मुयस्सर वो तो लिखता है, ये तो फाइनल बात है। बिल्कुल। क्या कहने। आप कहाँ तक देख रहे हैं नसरी नज़्म को, क्योंकि नज़्म का आपका हवाला भी है। नसरी नज़्म जो है ये बड़े अरसे से एक मौजूए बहस रहा है, अभी भी है, लेकिन बहरहाल इसने अपने आप को जो है वो कबूल करवाया है। बड़े मुस्तनद जो नाम हैं उन्होंने, जैसे डॉक्टर इब्रार हैं, जैसे अफजाल सैयद हैं, मुस्तनद नाम। हाँ, आप इनको, आप ये तो नहीं कह सकते कि इनको शायरी का पता नहीं था इसलिए इन्होंने नसरी नज़्म, हमारा तो लेकिन नसरी नज़्म जो है ना, मैं ज़ाती तौर पे मेरा जो अपना एक्सपीरियंस है वो ये है कि मैं आज तक नहीं लिख सका। मैं जब भी लिखने की कोशिश करता हूँ तो कहीं ना कहीं से फिर रिदम शुरू हो जाता है, और ना मैं इसको बुरा समझता हूँ, ना मैं ये कहता हूँ कि ये ना हो, क्योंकि कई ऐसे लोगों ने नसरी नज़में लिखी हैं जो आपको हैरान कर देती हैं। और दूसरी तरफ ये है कि इसका, मैं डॉक्टर वहीद साहब को इसमें सेकंड करूँगा कि इसका कोई जवाज़ नहीं है। आपके पास इस बात का, जैसे मैं इसको एक थोड़ा सा लाइटर नोट पे, अगर लोग माइंड ना करें, कि अगर आपको सुर और ताल पे गिरफ्त है, आपको क्लासिकल आता है, और आप जो है सारे रागों से भी वाकिफ़ हैं, फिर आप चाँद फतेह अली की तरह गाएं, तो फिर ये कोई जवाज़ नहीं है ना। बहुत अच्छी बात आपने कही, बहुत खूबसूरती से आपने इस बात को समेटा, और दूसरे लफ्ज़ों में ये आपने कह दिया उन तमाम अहबाब से जो नसरी नज़्म नहीं कहते और जो कहते भी हैं। ये दोनों के लिए बात है कि आपको अगर आज़ाद नज़्म पे अबूर हासिल है, तो ऐसी क्या बात आप कहना चाहते हैं जिसके लिए आपको नसरी नज़्म का सहारा लेना पड़ता है। बहुत खूबसूरत। अच्छा, नौजवान नस्ल के कुछ मसाइल हर दौर में रहे हैं जी, हर जगह पे, हर शोबे में भी है, चाहे वो कोई भी शोबा आप ले लें। तो क्या अदब में भी इस वक्त नौजवानों को कुछ मसाइल का सामना करना पड़ता है, जो आप कुछ हाईलाइट कीजिएगा। देखें, जो मैं अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से आपको बताऊं तो
पाकिस्तान में हम जहाँ पे आर्ट के फ़रोग पे काम कर रहे हैं, शायरी पे काम कर रहे हैं, यहाँ हमारी एक बदकिस्मती है, वो ये है कि आर्ट बेजार किया जा रहा है लोगों को। और गुज़िश्ता 7-8 दहाइयों से बाकायदा एक वो प्लानिंग के तहत लोगों को आर्ट से दूर किया गया, और ना सिर्फ दूर किया गया बल्कि आर्ट से नफ़रत एक तरह की पैदा की गई। तो अब एक आर्टिस्ट है, एक शायर है, या एक जो अफसाना निगार है, एक ये तो चले वैसे भी लेस पेड लोग हैं, लेकिन एक फिल्म प्रोड्यूसर है, फिल्म डायरेक्टर है, वो हर समाज में जो फिल्म इंडस्ट्री है उसका एक बहुत बड़ा जो एप्रिसिएशन होती है पैसों की मद में, फेम की मद में, लेकिन पाकिस्तान में उसका जो हाल है, तो सबसे बड़ा तो ये बहुत बड़ा मसला है कि आप आर्ट के अंदर कैरियर तलाश नहीं कर सकते। हमारे आर्टिस्ट को आर्ट के साथ साथ कोई जॉब, कोई बिजनेस, कोई ना कोई ऐसी चीज़ करनी पड़ती है जो कि वो उसका घर चला सके। अदरवाइज़ जो बाकी दुनिया में आप देखें, जो तरक्की याफ्ता ममालिक हैं, जो नहीं भी हैं, वहाँ भी एक आर्टिस्ट जो है वो अपने आर्ट से, उसका काम सिर्फ आर्ट है, वो सिर्फ अपना जो है आर्ट क्रिएट करता है, बाकी काम उसका नहीं है। बाकी काम समाज का है, वो उसको कैसे पालती है। आपके कहना, आपने ये बात भी सामने रख दी जी कि हुकूमती सतह पे एक शायर, अदीब या आर्टिस्ट को या लिखारी को हुकूमती सतह से ऐसे वसाइल जो हैं वो मुयस्सर होने चाहिए जी कि उसको दूसरा कोई काम ना करना पड़े, बिल्कुल, सिर्फ वो आर्ट पे तवज्जो दे और आर्ट के साथ जुड़ा रहे और एक अच्छा अदब तख्लीक करे। बिल्कुल, बहुत खूबसूरत बात। आपका ये मैसेज भी इंशाल्लाह हम पहुंचाएंगे जहाँ तक हो सका। जी जी। प्रोग्राम का वक्त भी हमारा बहुत कम रह गया, जी, तो हम चाहेंगे कि एक नज़्म आप अता हो। मैं आपको वही अपनी बेहया नज़्म सुना देता हूँ। हाँ जी, बिस्मिल्लाह। कि ये नज़्म जो है, ये इस नज़्म ने आपको दुबई का मुशायरा भी इसी नज़्म की तवज्जो से पढ़ा गया, ये आप कह सकते हैं। बिल्कुल। वो असल में हुआ ये था कि जावेद अख्तर साहब को उन्होंने कहीं ट्विटर पे ये देखी थी ना। अच्छा। और उन्होंने वहाँ से किसी को किया कि मुझे इस शायर का नंबर दें। फिर उन्होंने मुझे कॉल की। अच्छा, उन्होंने जब ट्वीट की थी नज़्म, तो उन्होंने कहा था कि काश मैंने लिखी होती। अच्छा, वाह। अच्छा, मैंने कहा कई दफ़ा बंदा कोई चीज़ पढ़ता है ना, तो वक्ती तौर पे एक दिमाग पे या आपके दिल पे आती है, यार बड़ी अच्छी है, उसके बाद आप भूल जाते हैं। तो इतने मसरूफ़ आदमी हैं, बड़े आदमी हैं, लेकिन वो ज़ाहिर है जितना मैंने सोचा था उससे ज़्यादा बड़े आदमी निकले। अच्छा, उन्होंने कॉल की बाकायदा, और मैंने कॉल अटेंड की, तो उन्होंने फ़ोन करते ही कहा कि भाई मैं आपका मदाह बोल रहा हूँ। तो फिर उन्होंने कहा कि मैं आपसे नाराज़गी का इजहार करना चाहता हूँ कि आपने ये नज़्म क्यों लिखी, मैंने क्यों नहीं लिखी। हाँ, फिर उनसे एक ताल्लुक़ जावेद हुआ। अख्तर साहब जी जी। तो फिर उसके बाद दुबई में उनसे मुलाकात हुई। वो तारक फैज़ी साहब हैं, वो उनके दोस्त भी हैं उनके साथ। जी जी। तो फिर उन्होंने जब मेरी नज़में जावेद साहब ने उनको बताई, तो उन्होंने पढ़ी, वो बड़े खुश हुए, उन्होंने मुझे कॉल की, मुबारकबाद दी, फिर बुलाया। तो दुबई का मुशायरा माशाल्लाह बहुत आपका जानदार मुशायरा था, और पहला मुशायरा था मेरे ख्याल से बैनुल अक़वामी। जी 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 जी, प्लीज़ अता। नज़्म है बेहया। हम ही तो हैं वो जो तय करेंगे कि इनके जिस्मों पे किसका हक है। हाय हाय हाय। हम ही तो हैं वो जो तय करेंगे कि किससे इनके निकाह होंगे। ये किसके बिस्तर की जीनतें हैं, वो कौन होगा जो अपने होंठों को इनके जिस्मों की आब देगा। भले मोहब्बत किसी के कहने पे आज तक हो सकी ना होगी, मगर ये हम तय करेंगे इनको किसे बसाना है अपने दिल में। हम इनके मालिक हैं, जब भी चाहें इन्हें लिहाफों में खींच लाएं और इनकी रूहों में दांत गाड़ें। और ये माँ बनेगी तो हम बताएंगे इनके जिस्मों ने कितने बच्चों को ढालना है। हमारे बच्चों के पेट भरने
اگر یہ کوٹھے پہ جا کے اپنا بدن بھی بیچیں تو ہم بتائیں گے کس کو کتنے میں کتنا بیچیں. ہائے ہائے ہم ہی کو حق ہے کہ ان کے گاہک جو خود ہم ہی ہیں سے ساری قیمت وصول کر لیں. ہم ہی کو حق ہے کہ ان کی آنکھیں حسین چہرے شفاف پاؤں سفید رانے دراز زلفیں اور آتشیں لب دکھا دکھا کر کریم صابن سفید کپڑے اور آم بیچیں. دکان چلائیں نفع کمائیں. ہم ہی تو ہیں جو یہ طے کریں گے یہ کس صحیفے کی کون سی آیتیں پڑھیں گے. واہ. یہ کون ہوتی ہیں اپنی مرضی کا رنگ پہنے اسکول جائیں ہمیں پڑھائیں ہمیں بتائیں کہ ان کا رب بھی وہی ہے جس نے ہمیں بنایا. واہ واہ برابری کے سبق سکھائیں. واہ. یہ لونڈیاں ہیں ہمارے پیروں کی جوتیاں ہیں. یہ کون ہوتی ہیں اپنی مرضی سے جینے والی. بتانے والے ہمیں یہی تو بتا گئے ہیں جو حکمرانوں کی بات ٹالیں جو اپنے بھائی سے حصہ مانگیں جو شوہروں کو خدا نہ سمجھیں جو قدر مشکل سوال پوچھیں جو اپنی محنت کا بدلہ مانگیں جو آجروں سے زبان لڑائیں جو اپنے جسموں پہ حق جتائیں وہ بے حیا ہے وہ بے حیا ہے. کیا کہنے ہیں. کیا معاشرے کا ایک الگ رنگ آپ نے اس نظم میں پرو دیا. آپ کی محبت ہے. آپ سلامت رہیں. ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا. آپ کا بہت شکریہ. آپ تشریف لائے. بہت 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 شکریہ نوازش. آپ کی نوازش. جی احباب آپ نے شعیب کیانی کو سنا ان کی نظمیں سنی ان کی گفتگو سنی. آپ نے ہمیں کمنٹ میں بتانا ہے اپنی رائے کا اظہار کرنا ہے کہ شعیب کیانی نوجوان نسل کے نمائندہ شاعر ہیں کہ نہیں. پھر ملتے ہیں نئے مہمان کے ساتھ نئے سوالات کے ساتھ. تب تک کے لیے اپنے میزبان ناصر علی ناصر کو اجازت دیجیے. اللہ نے کے بعد.